जमीन बेचकर, माँ के गहने बेचकर, लोगों से कर्ज लेकर और न जाने कितने तरीके आजमा कर लोग अपने मुल्क से सऊदी पैसा कमाने जाते हैं ताकि उनकी फैमिली एक अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन कई बार सऊदी में ऐसे धोखे हो जाते हैं कि उनका सफर एक दर्दनाक कहानी बन जाती है। और ऐसे ही एक दर्दनाक कहानी है फिल्म द कॉट लाइफ की, जो एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो खाना बदोशों की तरह भेड़ बकरियों के साथ पानी पी रहा है, इसका नाम है नजीब मोहम्मद। अब ये ऐसा क्यों है, ये बताने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। केरल के कई मिडिल क्लास लोगों की तरह पैसे कमाने की गर्ज से नजीब गल्फ कंट्री जाता है। फूटी फूटी अंग्रेजी बोलने वाला एक गाँव का लड़का जिसका नाम हाकिम है, वो भी इसके साथ जाता है। इन दोनों को यहाँ पर किसी ने स्पॉन्सर करके बुलाया है। फिर ये दोनों किसी को कहकर अपनी कंपनी के नंबर पर फोन करवाते हैं, लेकिन शाम 7 बजे के बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं, इसलिए कोई भी फोन नहीं उठाता। फिर ये दोनों इंतजार करने लगते हैं कि कोई तो इन्हें लेने आएगा। जब ये दोनों एयरपोर्ट के बाहर खड़े होते हैं, तभी एक आदमी अंदर आता है। तभी हाकिम कहता है कि 8:30 बज चुके हैं, गाँव फोन करके भी बताना है कि हम पहुँच गए हैं। एक एक करके उनके साथ जितने भी पैसेंजर आए थे सब चले गए थे। तभी नजीब जो अरबी अंदर आया था उसको देखकर हाकिम से कहता है कि शायद ये किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन हाकिम कहता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। तभी वही आदमी नजीब से पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है? फिर वो हाकिम से पूछता है तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है? लेकिन नजीब और हाकिम को उसकी जबान समझ में नहीं आती। फिर नजीब हाकिम से कहता है कि इसको इंग्लिश में बोलकर बताओ कि हमें सुरेश कुमार विश्वास ने भेजा है। हाकिम कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो आदमी कहता है कि तुम दोनों कहाँ से आए हो और तुम्हारा कफील कौन है? नजीब और हाकिम के कोई जवाब ना देने पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर नजीब पूछता है वो क्या बोल रहा था? उस पर हाकिम कहता है पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उनमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। ये दोनों अरब के इस मुल्क में आ तो गए थे, लेकिन इन्हें यहाँ की जबान ना तो बोलने आती थी और ना ही इन्हें कुछ समझ में आता था। फिर नजीब हाकिम से कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा कफील आता ही होगा। हाकिम कहता है कफील का मतलब क्या है? फिर नजीब बताता है कि कफील का मतलब है हमारा बॉस। फिर दोनों अपने कफील को ढूंढ ही रहे थे कि तभी वही आदमी आकर नजीब और हाकिम से उनके पासपोर्ट ले लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा कफील आ गया है। फिर ये इन दोनों के बैग्स को अपनी गाड़ी में डालता है और इन्हें जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। नजीब इससे पीने के लिए पानी मांगता है, लेकिन वो इसकी बात समझता ही नहीं है और उसे जल्दी से बैठने के लिए कहता है। फिर ये दोनों उसके साथ गाड़ी में आगे बैठने लगते हैं। फिर वो उन्हें इशारा करके पीछे बैठने को कहता है। फिर हाकिम कहता है कि जो बंदे श्रीलंका से आए थे वो एक बस में बैठ कर गए थे और हम कार में बैठकर जा रहे हैं, लेकिन नजीब उसे बैठने के लिए कहता है। फिर ये दोनों वहाँ से जाते हुए वहाँ की जगह को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन इन्हें कहाँ पता था कि जगह चौंध के पीछे इनके लिए अंधेरा छुपा हुआ है। थोड़ी देर बाद नजीब हाकिम से कहता है कि बहुत देर हो गई है, हमने अभी तक घर पर फोन भी नहीं किया। तभी हाकिम कफील को फोन करने के लिए कहने ही वाला था कि नजीब कहता है हम अपने कमरे में जाकर आराम से कर लेंगे। तभी हाकिम कहता है कि 10 बज गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर वो कफील से कहता है कि वो गाड़ी को फोन बूथ पर रोक दे, हमें अपने घर फोन करना है, लेकिन कफील इनकी बात समझता ही नहीं था। फिर वो उन दोनों को शहर से बाहर रेगिस्तान में ले जाता है। काफी देर के बाद कफील एक जगह पर गाड़ी रोक देता है। फिर वो हाकिम से कहता है कि ये तुम्हारी काम करने की जगह है, गाड़ी से नीचे उतरो। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर भी दोनों गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं। फिर नजीब कफील से कहता है कि हमें लगा कि हम तो शहर में काम करेंगे, लेकिन ये तो शहर नहीं है और मैंने अपने गाँव में फोन भी करना है। लेकिन कफील गुस्से में नजीब से कहता है गाड़ी में बैठ जाओ। फिर नजीब हाकिम से कहता है इसे इंग्लिश में या तमिल में किसी भी तरह से अपनी बात समझाने की कोशिश करो। फिर हाकिम इन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करता है कि हम कंपनी की साइड से हेल्पर की नौकरी करने के लिए आए हैं, लेकिन कफील उसे चुप रहने के लिए कहता है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरे आदमी के पास छोड़ देता है और नजीब को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन कफील मार मार कर अपने साथ ले जाता है। हाकिम मत जाओ भैया कहकर चिल्लाता रह जाता है।
फिर थोड़ी दूर जाने के बाद कफील गाड़ी को रोक लेता है और नजीब को गाड़ी से उतरने को कहता है। वहाँ पहुंचकर कफील अपने एक साथी से नजीब को एक रात रुकने के लिए कहता है। ये दोनों नजीब की कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। नजीब बहुत डरा हुआ था और घबराया भी हुआ था। तभी वहाँ पर नजीब एक बूढ़े आदमी से मिलता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो बूढ़ा आदमी बताता है मैं बंगाली हूँ। नजीब कहता है मैं हिंदी हूँ। फिर वो आदमी अपनी जबान में नजीब से पूछता है क्या तुम जानते हो यहाँ पर किस तरह का काम करना है। लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे। फिर नजीब इसको इशारा करके पानी के लिए पूछता है। वो बूढ़ा आदमी इशारा करके कहता है पानी उस तरफ है। फिर नजीब वहाँ जाकर पानी पी लेता है। फिर पानी पीने के बाद वो बूढ़े आदमी से सोने के लिए जगह पूछता है। फिर वो आदमी अपनी जबान में बताता है कि जहाँ जगह मिले सो जाओ। फिर नजीब टेंट के अंदर जाकर लेट जाता है। तभी उसे अपने गाँव के अच्छे पल याद आते हैं कि जब वो अपने गाँव में था तो कितना खुश था। उसके साथ काम करने वाला बताता है कि इसके भनोई ने 2 वीजा भेजे हैं। क्या वो मुल्क से बाहर काम करने के लिए जाना चाहता है। नजीब पूछता है कितने पैसे लगेंगे। फिर उसका साथी संतोष बताता है कि कम से कम 30,000 लगेंगे। नजीब कहता है इसके लिए तो उसे अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा। फिर वो संतोष को कहता है मैं तो सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, मुझे वहाँ पर कौन सी नौकरी मिलेगी। संतोष कहता है तू वहाँ पर कलेक्टर की नौकरी के लिए नहीं जा रहा, तुझे करनी तो वहाँ पर जाकर मजदूरी ही है। फिर संतोष उसे कहता है कि तू पैसे तैयार कर, मैं तेरा पासपोर्ट तैयार करवाता हूँ। उनके गांव में कोई त्योहार मनाया जा रहा था। फिर संतोष उसे अपने बहनोई से मिलवाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि इसका बहनोई कुवैत से आया है। संतोष का बहनोई नजीब को अपना नाम श्री कुमार बताता है। फिर नजीब उसे अपने जुगाड़ करके लाए हुए पैसे देकर कहता है कि वो अपना सब कुछ गिरवी रखकर इन पैसों को लेकर आया है, मुझे डर है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। फिर श्री कुमार कहता है क्या मैं तुम्हें धोखेबाज लगता हूँ, तुम्हारी जगह और भी कई लोग हैं जो जाने के लिए तैयार हैं। फिर नजीब कहता है आप बुरा मत मानिए, मैं थोड़ा परेशान था, बस इसीलिए आपको बता रहा था। फिर श्री कुमार कहता है कोई बात नहीं, वैसे तो पूरे हैं ना, बाकी के 10,000 तुम बम्बई जाकर एजेंट को दे देना, वही तुम्हें वीजा देगा। पैसे देने के बाद नजीब सीधा अपने घर जाता है। घर पर खाने के लिए उसकी माँ और उसकी बीवी जिसका नाम सना था उसका इंतजार कर रही थी। नजीब ये सब कुछ सपने में देख रहा था। तभी टेंट में लेटे आदमी की आंख खुल जाती है और वो नजीब को लात मारकर उठाता है। वो नजीब को बाहर चलने के लिए कहता है और उसका बैग भी उठाकर बाहर फेंक देता है। नजीब उससे कहता है भाई अंदर सोने दो, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर नजीब बैग के अंदर अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना चेक करता है। खाना और सामान ठीक था, ये देखकर उसे थोड़ी खुशी मिलती है। फिर अगली सुबह जब नजीब उठता है तो वो उस बूढ़े आदमी को बकरी का दूध निकालते हुए देखता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उसे बंगाली कहकर अपने पास बुलाता है। फिर नजीब उसे कहता है कि मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं मुंबई से आया हूँ, मैं हिंदी हूँ। फिर नजीब उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहता है मुझे मेरा नाम याद ही नहीं। फिर वो उससे दूध टेंट में उस आदमी को देने के लिए कहता है, लेकिन नजीब उसकी बात को समझता ही नहीं और खुद ही दूध पीने लगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ से दूध छीन लेता है और अपनी जबान में कहता है तुम्हें दूध पीने के लिए किसने कहा, तुम बहुत उल्लू हो। वो बताता है कि तुम्हारे लिए नहीं है, जाकर कफील को दे कर आओ। फिर नजीब दूध लेकर टेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी जब वो आदमी उठता है तो वो इशारा करके नजीब को अंदर आने के लिए कहता है। वो आदमी अरबी जबान में नजीब से कहता है क्या वो बूढ़ा तुम्हारी जबान जानता है, यहाँ क्या करना है ये सब तुम उससे सीख लो। और फिर वो उससे जाने के लिए कहता है, लेकिन नजीब को अरबी जबान बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर वो नजीब से पूछता है क्या तुम्हें समझ में आया मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। नजीब कहता है नहीं। फिर वो उसे इशारा करके बताता है कि बाहर जाओ और अपना काम सीखो। नजीब कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। फिर वो आदमी गुस्से में खड़ा हो जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है। नजीब उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ कंपनी के काम से आया हूँ। फिर नजीब उसे हाथ जोड़कर कहता है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर गिरा देता है। फिर वो बूढ़े आदमी को आवाज लगाकर कहता है इसको सारा काम सिखाओ। फिर वो बूढ़ा आदमी से कहता है कि यहाँ रोने का कोई फायदा नहीं है और फिर भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। फिर जब नजीब अपना बैग लेकर वहाँ पर बैठा ही था कि तभी वहाँ पर कफील आ जाता है। वो एक उम्मीद के साथ कफील के पास जाता है, लेकिन कफील उसे सामान देकर अंदर रखने के लिए कहता है। नजीब कफील को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। फिर वो इनको कहता है
कि मुझे अपने घर फोन करना है, लेकिन कफील उसे धमकाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, जाओ और सामान को अंदर रखो। फिर नजीब ऊपर वाले को याद करता है और कहता है कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं। इसे अब भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। जब नजीब बाहर बैठा था तभी थोड़ी देर बाद वो आदमी आता है और उससे पहनने के लिए जूते और कपड़े देता है। नजीब उसे कहता है कि ये सब किस लिए है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर कफील आकर कहता है जाओ और इन्हें पहन लो। नजीब इन्हें फिर से अपनी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कफील समझ जाते हैं कि इसे इनकी बात समझ में नहीं आ रही। नजीब उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बात करता है, लेकिन वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर नजीब अपनी बात समझाने के लिए अपने पेपर्स दिखाता है, लेकिन कफील उसके पेपर्स फाड़ कर फेंक देता है। थोड़ी देर बाद जब कफील रोटियां बनाते हैं तो वो नजीब को आवाज लगाता है। नजीब उसकी बात नहीं समझता था। फिर कफील उसे हाथ के इशारे से खाने के लिए कहता है। अब मजबूरी में नजीब करता भी गया, भूख तो उसे लगी ही थी, इसीलिए वो खाने के लिए चला जाता है। कफील उसे आधी रोटी तोड़ कर दे देता है। फिर नजीब उसे खाने लगता है। फिर वो दूसरे आदमी से कहता है कि वो भूखा था, इसीलिए गुस्से में वो और भी चिड़चिड़ा हो गया था। फिर कफील उसे और भी रोटी दे देता है। अब सूखी रोटी उसके गले में अटकने लगती है। फिर वो दूसरा आदमी उसे पीने के लिए पानी भी दे देता है। कितने दयालु लोग हैं। फिर वो आदमी नजीब को समझाता है कि रोटी को पानी के अंदर भिगो कर खाओ, और फिर वो ऐसा ही करता है, लेकिन रोटी खाते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। फिर नजीब भागता भागता उस बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछता है कि भाई यहाँ से मेन रोड कितनी दूर है। वो आदमी कहता है कि रोड तो मैं बता भी नहीं सकता, इतनी दूर है। ये सुनकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है और परेशान हो जाता है। इस रात तो वो अपनी बीवी को याद करते हुए कहता है कि मैं शायद यहाँ जाल में फंस गया हूँ। फिर वो चांद को देखते हुए सोचता है कि वो किस तरह से अपनी माँ और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को छोड़कर आया था। दूसरी तरफ हाकिम भी नजीब के भरोसे यहाँ आया था। अगली सुबह हम देखते हैं जब नजीब सुबह उठने के बाद खुले में फ्रेश हो रहा था, तब कफील उसके पास आता है और पानी की बाल्टी छीन कर ले जाता है। वो उसे हाथ धोने के लिए पानी लेने से मना कर देता है। फिर वो रोते हुए पूछता है कि पानी नहीं दोगे तो मैं धोऊंगा कैसे। दूसरी तरफ जब पानी का टैंकर आता है तो नजीब पानी वाले से पूछता है जब तुम यहाँ से जाओगे तो क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे, लेकिन कफील नजीब पर नजर रखे हुए था। टैंकर वाले आदमी को नजीब की एक भी बात समझ में नहीं आती। तभी कफील पीछे से आकर पूछता है कि तुम उससे क्या कह रहे थे। फिर टैंकर वाला बताता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर नजीब वहाँ से जाने लगता है। तभी कफील उसका हाथ पकड़कर कहता है रुको। फिर कफील टैंकर वाले से कहता है कि ये खुद को बचाने के लिए कह रहा है। फिर टैंकर वाला मना कर देता है। फिर कफील जब नजीब से पूछता है तुम उससे क्या कह रहे थे, कि नजीब कहता है मैं उसे कुछ भी नहीं कह रहा था। कफील कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ खुसर पुसर करते हुए देखा था, लेकिन नजीब उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर तभी अपने सर से रिंग खोल कर हंटर के जैसे नजीब को मारने लगता है। वो लगातार नजीब को मारता ही जा रहा था कि तभी नजीब उसका हंटर पकड़ लेता है और जोर से कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर कफील उसे कहता है तुम मेरे सामने जबान लड़ाओगे, यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी आकर नजीब से कहता है कि इसके सामने जबान मत लड़ाओ, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। तभी कफील गन लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। फिर टैंकर वाला कफील को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी धमकी दे देता है। कफील जब उसके ऊपर गन तान देता है तो नजीब उसकी गन पकड़कर कहता है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर कफील गुस्से में नजीब के सर पर गन मारकर कहता है कि मेरी गन पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और यहीं रेगिस्तान में दफन कर दूंगा। फिर नजीब अपने घर वालों को याद करके रोने लगता है। उसे यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर रात को नजीब बूढ़े आदमी से पूछता है कि आपको यहाँ पर कितने साल हो गए हैं। फिर बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि जो भी यहाँ पर आया लौटकर कभी वापस गया ही नहीं। फिर अगली सुबह नजीब जब सोया हुआ था तब उसे कफील के चिल्लाने की आवाज आती है। नजीब उठकर देखता है कि वो उस पर ही चिल्ला रहा था कि ए हिंदी यहाँ आओ, आकर बकरी का दूध निकालो। फिर नजीब खुद से ही कहता है कि आखिर वो यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर वो नजीब को इशारा करके बताता है कि इसमें से दूध निकालना है। फिर नजीब उसे कहता है कि मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन उसे भी पता था कि ऐसा कहकर गाड़ी नहीं चलेगी। फिर वो भेड़ का दूध निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पीछे से लात मारकर गिरा देती है। फिर कफील नजीब को सिखाता है कि दूध कैसे निकाला जाता है। फिर नजीब उससे पूछता है कि वो दूसरा आदमी कहाँ है, ये काम तो उसका है ना। लेकिन वो नजीब से कहता है कि फालतू
बोलना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। उसके बाद तुम्हें और भी कई काम करने हैं, जाओ और अपना काम जल्दी निपटाओ। अब नजीब पहले तो उस भेड़ को बड़े ही प्यार से सहलाता है और फिर वो उसका दूध निकालता है। अब वो सभी उस बूढ़े आदमी वाले काम करने लगता है। फिर वो इनके बीच लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही भेड़ उल्टा उसे ही मारती हैं। फिर जब नजीब बेहोश होकर वहाँ पर पड़ा था, तब कफील आकर उसे होश में लाता है और कहता है कि शुक्र मनाओ तुम अभी जिंदा हो। फिर वो नजीब को पीने के लिए पानी देता है, लेकिन एक घूंट पानी देने पर ही वो उससे पानी छीन लेता है। फिर वो उसे एक लकड़ी देता है और कहता है कि चलो खड़े हो जाओ और भेड़ बकरियों को वापस लेकर आओ। इसमें नजीब की जिंदगी भी इन भेड़ बकरियों जैसी ही हो गई थी, लेकिन कहते हैं कि जानवरों में भी इंसानों के जैसे ही समझ होती है, उनके अंदर भी इंसानों जैसा ही दिल होता है। तभी उसका दर्द देखकर एक बकरी वहाँ पर आती है और अपनी आवाज में सभी भेड़ बकरियों को उसके पास बुला लेती है। फिर नजीब उस बकरी को बहुत ही प्यार से अपने गले लगा लेता है। अब यही उसकी रोज की जिंदगी हो गई थी। अब नजीब को यहाँ पर काफी वक्त हो गया था, अब वो यहाँ की लाइफ के हिसाब से ही ढल गया था। फिर एक दिन नजीब शीशे में अपना चेहरा देख लेता है और खुद को ही देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी पीछे से कफील आकर वो शीशा तोड़ देता है और उससे कहता है कि खुद को देखना बंद करो और काम पर लग जाओ। उसके जाने के बाद नजीब एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपनी दाढ़ी के बाल काटने लगता है, लेकिन जब उससे बाल नहीं कटते तो वो रोते हुए कहता है कि न जाने कितना वक्त गुजर गया है। आज वो खुद की हालत देखकर बहुत दुखी था। फिर वो रोते रोते अपनी बीवी और माँ को याद करता है। तभी उसे पहाड़ी की दूसरी तरफ गिद्धों के बोलने की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे वही बूढ़ा आदमी मरा हुआ पड़ा मिलता है और गिद्ध उसे नोच नोच कर खा रहे थे। उसे मरा हुआ देखकर नजीब को बहुत दुख होता है और फिर वो उसकी बॉडी को गिद्धों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिद्ध नजीब पर ही हमला कर देते हैं। अब नजीब यहाँ से भागने की ठान लेता है। फिर एक दिन वो भेड़ बकरियों को चराने के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भागते हुए कफील देख लेता है। फिर वो नजीब को रुकने के लिए कहता है, लेकिन जब नजीब नहीं रुकता तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। फिर वो नजीब के पास पहुंचकर उसके पैर के पास फायर कर देता है। फिर वो ऊंट पर से उतरकर उसके पैर पर गन से वार करता है। नजीब दर्द से चिल्ला उठता है। फिर कफील नजीब से कहता है, तुमने क्या सोचा यहाँ से भाग जाओगे? फिर वो उसके हाथों को अपने पाँव से कुचलने लगता है और कहता है कि तुम किसी भी हालत में अपने आप को मुझसे बचा नहीं सकते। वो उसके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक करता है। फिर वो रात होने पर नजीब को भेड़ बकरियों के साथ ही बांध देता है। नजीब पानी पीने के लिए रेंगता हुआ पानी के पास जाता है और यही वो सीन था जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। अब वो भेड़ बकरियों के साथ उन्हीं के जैसी जिंदगी जी रहा था। फिर अगली सुबह जब नजीब भेड़ बकरियों को चराने के लिए उनके साथ जाता है तो अचानक से मौसम खराब होने की वजह से वो एक चट्टान के नीचे रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज आती है। जब वो आवाज का पीछा करता है तो उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी आवाज लगाकर कहता है, भैया मैं हाकिम हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते हैं। रोते रोते हाकिम कहता है, भैया क्या हम यहीं पर मर जाएंगे? फिर हाकिम कहता है, भैया चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। फिर नजीब उसे बताता है कि मैंने यहाँ से भागने की बहुत कोशिश की, यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इतने में हाकिम का कफील वहाँ पर आ जाता है। वो हॉर्न बजाकर हाकिम को बुलाता है। फिर हाकिम कहता है, भैया आप मेरे पीछे मत आना, मैं तुमसे मिलने के लिए फिर आऊंगा। फिर अगले दिन हाकिम आवाज लगाकर नजीब को बुलाता है और एक लेटर नजीब के लिए छोड़ जाता है। वो लेटर हवा से उड़ता हुआ एक झाड़ी में अटक जाता है। तभी वहाँ पर नजीब का कफील आ जाता है। फिर नजीब वाशरूम करने के बहाने बैठ जाता है। फिर कफील नजीब से कहता है कि रेत का तूफान आने वाला है, जल्दी से ऊंट को लेकर आओ। फिर उसके जाने के बाद नजीब जल्दी से वो लेटर उठाता है और पढ़ने लगता है। हाकिम ने लेटर में लिखा था कि भैया मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम यहाँ से जा सकते हैं। मेरे साथ एक अफ्रीकी है, उसे यहाँ के सारे रास्ता पता है। ऊपर वाले ने उसे हमारे लिए ही भेजा है, एक फरिश्ते के रूप में। अगर वो हमारी हेल्प करेगा तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब नजीब के अंदर भी एक उम्मीद जाग जाती है। फिर अगले दिन हाकिम उस अफ्रीकी आदमी के साथ वहाँ पर आता है। वो अफ्रीकी हाकिम को कहता है कि वो रहा तुम्हारा दोस्त का मसारा। वहीं दूसरी तरफ नजीब ऊंट को चारा डालते डालते उसका ही चारा खाने लगता है। तभी नजीब को हाकिम के गाना गुनगुनाने की आवाज आ जाती है। फिर गाना गुनगुनाते हुए वो अचानक से रोने लगता है। फिर नजीब जाकर हाकिम से पूछता है, क्या हुआ? तब हाकिम कहता है, कुछ नहीं भैया। फिर वो नजीब को अपने दोस्त कादरी से मिलवाता है। फिर कादरी बताता है
कि कुछ दिनों बाद कफील की बेटी की शादी है, उस दिन सब दावत पर गए होंगे, वही हमारे लिए भागने का अच्छा मौका होगा, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। फिर नजीब हाकिम से पूछता है क्या हम यहाँ से भाग पाएंगे? फिर हाकिम कहता है भैया मरेंगे तो साथ साथ, लेकिन मुझे अब और यहाँ नहीं रहना। फिर कादरी हाकिम को चुप कराता है और उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब वो दिन आ ही जाता है जब सभी कफील की बेटी की शादी पर जा रहे थे। नजीब के कफील को एक दिन बाद लौटकर आना था। फिर उनके जाने के बाद नजीब न जाने कितने दिनों बाद पानी से नहाता है। फिर वो बैग में से अपने कपड़े निकाल कर पहनता है। फिर जाने से पहले वो भेड़ बकरियों और ऊंट को चारा खिलाता है और कहता है मैं अपने गाँव वापस जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मेरे ही जैसा कोई और आ जाएगा। नजीब को उन जानवरों के साथ लगाव हो गया था। तभी वहाँ पर हाकिम आ जाता है और नजीब को आवाज लगाकर जल्दी से चलने के लिए कहता है। आज नजीब की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर वो दोनों कादरी के पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब इन लोगों से एक गलती हो गई थी कि ये बिना पानी लिए यहाँ से चल दिए थे और रेगिस्तान में बिना पानी के लंबा सफर तय करना मौत को दावत देना जैसा है। रात होने पर इन्हें जब प्यास लगती है तब कादरी इनके लिए पानी लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई कादरी को देख लेता है और वो गोलियां चलाने लगता है। अगली सुबह जब ये सोकर उठते हैं तो ये रास्ता भटक जाते हैं। फिर चलते चलते हाकिम कादरी से कहता है कि यहाँ पर रोड तो कहीं नहीं दिख रही। फिर कादरी हाकिम से कहता है कि हम सूरज की डायरेक्शन में चल रहे हैं। चलते चलते नजीब और हाकिम को वहम हो जाता है कि वहाँ दूर रेगिस्तान में पानी है। प्यास की वजह से रेगिस्तान में पानी दिखाई दे रहा है। ऐसा वहम अक्सर लोगों को होता रहता है। फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर जब ये तीनों नमाज पढ़ रहे थे तभी अचानक से बहुत सारे सांप निकल आते हैं और उनके देखते ही देखते वो वापस रेत में छुप जाते हैं। अब चलते चलते नजीब के पैरों में छाले पड़ गए थे। फिर वो दर्द से तड़पने लगता है। फिर कादरी अपनी पहनी हुई जैकेट फाड़ कर नजीब के पैरों में बांध देता है। फिर वो लगातार चलते ही जाते हैं, लेकिन दूर दूर तक इन्हें कहीं भी सड़क दिखाई नहीं देती। तभी चलते चलते भूख और प्यास की वजह से हाकिम गिर जाता है। तभी कादरी हाकिम से कहता है थोड़े मजबूत बनो और चलो खड़े हो जाओ, लेकिन भूख और प्यास की वजह से हाकिम खुद से अपना कंट्रोल खो देता है और फिर वो कादरी का गिरबान पकड़कर कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। लेकिन बेचारा कादरी भी लाचार था। हाकिम की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उससे तो अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर कादरी हाकिम को अपने कंधे पर उठाकर चलता है, लेकिन तभी नजीब की हालत भी धीरे धीरे खराब होने लगती है। नजीब को बुखार भी हो गया था, लेकिन कहते हैं कि रेगिस्तान की मिट्टी में भी जादू है, इसलिए कादिर इन दोनों की छाती और माथे पर रेत लगाता है। कादरी इन दोनों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। अब इन्हें चलते चलते वक्त हो जाता है। तभी दोबारा से हाकिम को वहम हो जाता है कि उसे शहर दिखाई दे रहा है। तभी वो कादरी का हाथ छुड़ा कर भागने लगता है और कहता है भैया सड़क आ गई है, हम पहुंच गए हैं। वो लगातार भागते ही जा रहा था क्योंकि वो अपना दिमागी तवाजुन खो चुका था। फिर पानी के वहम में वो रेत खाने लगता है। नजीब उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो नजीब का ही गला पकड़ लेता है। फिर नजीब उसे कहता है हाकिम ये मैं हूँ। तभी हाकिम नजीब को छोड़कर फिर से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते गिर जाता है। फिर उसके मुंह से खून आने लगता है और उसका जिस्म बुरी तरह से अकड़ जाता है। फिर देखते ही देखते हाकिम की दर्दनाक मौत हो जाती है। उसकी मौत पर कादरी को भी बहुत दुख होता है। तभी कादरी को रेत का तूफान आते हुए दिखाई देता है, लेकिन नजीब हाकिम को छोड़ ही नहीं रहा था। तभी कादरी उसे खींच लेता है। फिर रेत हाकिम की बॉडी को ढक देती है। नजीब और कादरी दोनों रेत के तूफान का बड़ी ही हिम्मत के साथ सामना करते हैं। फिर रेत का तूफान थमने पर नजीब हाकिम को याद करते हुए फिर से रोने लगता है। कादरी भी उसकी मौत पर बहुत दुखी था। फिर अगली सुबह नजीब चलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कादरी उसे उठाता है और कहता है कि हमें चलना ही होगा। फिर थोड़ी दूर चलने पर नजीब गिर जाता है। फिर कादरी की नजर उसके पैरों पर जाती है जो कि बुरी तरह से छिले हुए थे। अब नजीब हिम्मत हार चुका था, अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर कादरी अपने जूते निकालकर नजीब को पहना देता है। नजीब बहुत दर्द में था। तभी कादरी को एक गिरगिट दिखाई देता है। वो नजीब को आवाज लगाकर कहता है देखो नजीब गिरगिट, अब हमें पानी भी मिल जाएगा। फिर नजीब कहता है कहाँ है पानी, और वो हिम्मत करके खड़ा होकर चलने लगता है। फिर कादरी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी पानी के लिए नजीब तेजी से भागने लगता है। कादरी उसे एकदम से पानी पीने से रोकता है, लेकिन वो कादरी की एक भी नहीं सुनता। फिर नजीब कादरी से कहता है मुझे पानी
पानी चाहिए। कादरी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि रुको, एक साथ पानी पीना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन नजीब तो पानी के लिए तड़प रहा था। फिर कादरी पहले तो एक छोटे से कपड़े को गीला करके उसके होंठों को गीला करता है और फिर उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है। फिर कादरी थोड़ी दूर जाकर जब चारों तरफ देखता है तो उसे रेत में एक खाली कांच की बोतल दिखाई देती है। उसे देखकर कादरी बहुत खुश होता है कि कहीं न कहीं ऊपर वाला साथ जरूर देता है। अब पानी पीने के बाद नजीब भी थोड़ा बहुत ठीक महसूस कर रहा था। फिर अगली सुबह कादरी को एक फ्रेश बिस्किट का रैपर मिलता है और फिर वो उसे नजीब को दिखाता है। वो नजीब से कहता है कि शायद लोग इस पास ही हैं। फिर वो दोनों सोचते हैं कि शायद अब रोड थोड़ी ही दूर होगा, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर नजीब कहता है कहाँ है रोड। ये दोनों फिर से उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऊपर वाले को याद करते करते आगे बढ़ते रहते हैं। फिर रात होने पर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। फिर जब सुबह नजीब की आंख खुलती है तो वो कादरी को आवाज लगाकर ढूंढता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कादरी दिखाई नहीं देता। वो पानी की बोतल को नजीब के लिए रख कर पता नहीं कहाँ चला गया था। अब नजीब को ये सफर अकेले ही तय करना था। दरअसल दोस्तों, कादरी नजीब के लिए एक पैगंबर की तरह आया था। चलते चलते जब नजीब को प्यास लगती है तो वो सारा पानी ही पी जाता है। फिर वो थक हार कर बैठा ही था कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। फिर वो जल्दी से उठकर चलने लगता है, लेकिन तभी बोतल उसके हाथ से छूट जाती है और वो बोतल रोड पर चली जाती है। अब नजीब सड़क से थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा हुआ था। फिर वो होश में आने के बाद वो सड़क पर आते जाते गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके लिए रुकता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के इंसान मौजूद हैं। तभी नजीब की हालत देखकर एक नेक इंसान अपनी गाड़ी रोकता है और पूछता है क्या मैं तुम्हें कहीं पर छोड़ दूं। फिर नजीब उसे कफील समझकर उससे डरने लगता है, लेकिन वो बड़े ही प्यार से उसे गाड़ी में बिठा लेता है। फिर वो नेक इंसान नजीब को कहता है डरो नहीं, मैं गाड़ी को बाद में साफ करवा लूंगा। फिर वो नजीब को पीने के लिए पानी देता है। फिर वो नजीब को शहर में ले जाता है और बड़े ही प्यार से उसे गाड़ी से नीचे उतार देता है। नजीब उसके आगे हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है। अब उससे जाना कहाँ था उसे पता ही नहीं था और ना ही कोई उसे ऐसा मिलता है जो यहाँ पर उसकी हेल्प कर दे। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नजीब को अपने ही जैसे लोगों की हेल्प मिल जाती है। फिर ये इसे नहलाते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। फिर उसके बाल भी काटते हैं। वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जो इंसान यहाँ पर उसकी हेल्प कर रहा था उसका नाम गुरु था। वो यहाँ पर फंसे हुए इंडियंस की मदद करता है। फिर गुरु नजीब के घर वालों का पता लगाकर नजीब की उनसे बात करवाता है। नजीब काफी वक्त के बाद अपने घर वालों से बात कर रहा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर नजीब वीजा तैयार करवाने के लिए पुलिस के पास जाता है। वहीं पुलिस स्टेशन में मिसिंग लोगों की फोटोज में उसे कादरी की फोटो दिखाई देती है, लेकिन उसकी फोटो देखकर नजीब किसी को भी कुछ नहीं बताता। फिर नजीब को जेल में लोगों के साथ रखा जाता है जो अपने कफील से बचकर छुपकर यहाँ पर भागकर आ गए थे। तभी कुछ कफील वहाँ पर आकर उनकी पहचान करते हैं और अगर इन्होंने ही इन्हें स्पॉन्सर करके बुलाया है तो वो इनकी पहचान करके इन्हें वापस से ले जाते हैं। अब नजीब को भी डर लग रहा था क्योंकि नजीब अपनी आंखों से यह सब कुछ होता हुआ देख रहा था। तभी नजीब का भी कफील वहाँ पर आ जाता है। तभी उसका कफील उसे पहचान लेता है और उसे मारने लगता है, लेकिन ये तो सिर्फ उसका ख्याल था। लेकिन तभी वहाँ पर कफील आता है और हकीकत में ही उसे पहचान लेता है। फिर वो नजीब को कहता है तो तुमने खुद को बचा ही लिया। अगर तुम मेरे स्पॉन्सरशिप में यहाँ आए होते तो मैं तुमको वापस अपने साथ ले जाता। तभी नजीब के साथ खड़ा आदमी नजीब को बताता है कि वो तुम्हारा स्पॉन्सर नहीं है, किसी और के वीजे पर आने की वजह से वो तुम्हें यहाँ से ले गया था। फिर नजीब की हालत देखकर हम बस उसकी ज़बानी बताई हुई कहानी का अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। फिर उसके बाद नजीब को 3 महीने का वक्त जेल में भी गुजारना पड़ता है और ये उसके लिए काफी लंबा वक्त था और खास कर तब जब उसे अपने घर वापस जाना था। जब लोग बैरून मुल्क से अपने घर वापस जाते हैं तो अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ सामान जरूर लेकर जाते हैं, लेकिन नजीब के पास तो सिर्फ उसकी बची हुई जिंदगी ही थी। और ये कहानी सिर्फ नजीब की नहीं थी, न जाने कितने लोगों की थी जिन्होंने रेगिस्तान में अपनी जिंदगी को खो दिया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी हमें एक मैसेज देती है कि हम जैसे भी हैं अपने घर फैमिली के बीच में बिल्कुल ठीक हैं। पैसे कमाने की लालच में हम अपने मुल्क से बाहर चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर वो हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो वापस लौट आते हैं, लेकिन न जाने कितने ही बदकिस्मत वहाँ पर मारे जाते हैं। दोस्तों, हम अपने मुल्क में हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, लेकिन
लेकिन बाहर जाकर पता चलता है वो हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं समझते। हिंदू हो या मुसलमान, वो सभी को जानवरों की तरह समझते हैं। तो दोस्तों, अपने घर फैमिली के साथ हमेशा खुश रहिए और खुशी खुशी हमारी वीडियोस को देखते रहिए। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। हम मिलेंगे नई दिन नई वीडियोस के साथ। बाय।